सब तो मेरे पास आ पा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि आवाज गूंज रही है। अच्छे से आवाज आप तक जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही है। आप लोग कितने लोग इससे सहमत हैं? जरा हाथ उठाइए कि आवाज अच्छे से पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही? अच्छा, बाकी कुछ लोग, सब लोग पहुंच पा रही थी आवाज? मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिना माइक के बोलो। बहुत अच्छा। वैसे भी मैं बिना माइक के इसलिए बोलना चाहता हूं कि आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि अगर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में बोला तो पूरी दुनिया ने उनको सुना, और हम आप यहां से बोले तो पूरा भारत हमको आपको सुने। ऐसी आवाज मैं आपको देख करके बहुत आनंद से, अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि इतना बड़ा हुजूम, यानी वकीलों की इतनी बड़ी फौज अगर यहां पर है तो बहुत बड़ी बात, कोई सामान्य बात नहीं है। और आज के कार्यक्रम में हमारे कानून मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, सीनियर लीडर भी हैं, और बहुत अच्छी बात है कि इनका नाम क्या है? सब लोग नाम तो जानते हैं ना? हम लोग रतन को ढूंढते रहते हैं और रतन हमारे बीच में है, यानी आप तो आदरणीय रतन लाल नाथ जी हमारे बीच में हैं, कानून मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, और बहुत इनसे प्रेरणा प्राप्त होती है। आपने कहा नारा लगाएंगे, तो रतन जी ने क्या कहा? पूरे उत्साह और उमंग के साथ नारा लगाइए। बहुत लोग पूछते रहते, देखते रहते, मैं इनको देखता हूं तो मुझको लगता है कि 18 साल के हैं कि 20 साल के हैं। हमारे लाल भी है, ये लाल भी है, रतन भी है, लाल भी है और नाथ भी है। अब आप कल्पना करिए कितनी बड़ी बात है। तीन चीजों का मिलन हो रहा, यानी संगम बन रहा। तो अगर संगम बन रहा है तो जोरदार ताली तो होनी चाहिए। और आदरणीय वीएन मजूमदार साहब को मैं देख रहा था, कितने शालीनता है, सौम्यता है। अभी इनका देखिए वीएन मजूमदार नाम लिखा हुआ है, नाम तो इन्होंने पूरा लिखा नहीं। अच्छा, बहुत सुंदर है। तो मैं इनको देख रहा था बड़ी शालीनता और सज्जनता के साथ। वैसे वकील लोग इतने सज्जन होते नहीं जितने सज्जन वकीलों के बारे में कहा जाता है कि वकील इतने सज्जन नहीं होते। आप लोग बहुत सज्जन हैं। वह बात हो गई, इनके पास फोन चला जाएगा। वकील माने एक अलग से फोर्स है, और वकील अगर कहीं उतर गए तो बाकी सब फोर्स पीछे है, फिर वकील ही वकील आगे रहते हैं। सही बात है कि नहीं है? आदरणीय सिद्धार्थ शंकर जी, आदरणीय अशोक सिन्हा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और लीगल सेल के प्रभारी भी हैं, आदरणीय विश्वजीत देव जी, आदरणीय विजय गुप्ता जी हमारे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आसाम के चेयरमैन हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय, आवाज पहुंच रही है? सब बैठ जाइए, सभी हमारे आदरणीय जितने भी यहाँ पर अधिवक्तागण हैं, आप सबको हिंदी समझ में आती है कि नहीं आती? बहुत अच्छा है। वैसे বাংলা আমি একটু একটু জানি, বুঝতে পারি, বলতেও পারি, কিন্তু খুব ভালো করে বলতে পারি না, বুঝতে পারি খুব ভালো করে। तो आप सबसे मिलने की बहुत इच्छा थी और आपके बीच में मैं आया। मेरे मन को कभी कभी लगता है कि वास्तव में वकीलों की कितनी बड़ी भूमिका है। देश की आजादी में जो बड़े बड़े लोग थे, आजादी की लड़ाई में, वो सब वकील थे। महात्मा गांधी वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, सी राजगोपालाचार्य जी वकील थे, मदन मोहन मालवीय जी वकील थे। आप सबको पता है लाला लाजपत राय भी वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वकील थे। और जब पहली सरकार बनी
जो सबसे पहली सरकार बनी तो उसके जो प्रथम राष्ट्रपति भारत के बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वकील थे, और जो पहले भारत के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, और 21 मंत्री बने थे पहली सरकार में, 21 मिनिस्टर। जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी उसमें 21 मिनिस्टर थे, उसमें से 9 लोग वकील थे, 9 अधिवक्ता थे। और कैसे कैसे थे? जो वित्त मंत्री बने देशमुख जी, वो भी वकील थे। जो रेल मंत्री बने वो भी वकील थे। जो कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी वकील थे, और जो प्रधानमंत्री थे वो भी वकील थे। और जो उद्योग मंत्री बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी वकील थे। सब लोग वकील ही वकील थे। आप कल्पना करिए कि आपकी कितनी बड़ी भूमिका है। देश जब आजाद हुआ तो देश को संवारेगा कौन, देश को बनाएगा कौन? तो राष्ट्रपति भी वकील होगा और प्रधानमंत्री भी वकील होगा, यानी सब कुछ। मुझको कभी कभी लगता है कि भारत के संविधान के निर्माण की जब बारी आई तो भारत का संविधान कैसे बनेगा। बहुत सारे लोग उसमें मेंबर थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा करके भारत का संविधान बनाया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के साथ साथ 2,11,729 रुपए उसमें व्यय किया गया। 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियों का विशाल संविधान बन करके तैयार हुआ। और जिस संविधान को बनाने में इतने बड़े बड़े लोग लगे, उस संविधान को आगे बढ़ाने और संविधान की रक्षा करने के लिए तो हम सब वकील यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उसकी रक्षा होती रहे और कानून के तहत काम होता रहे। मेरे मित्रों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि भारत का संविधान एक अद्भुत संविधान है। हम सब लोग बहुत श्रद्धा करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। संविधान में कुल 22 चित्र बनाए गए। उन चित्रों के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। उसी में से एक चित्र कमल का फूल भी, एक चित्र संविधान के 22 चित्रों में से एक चित्र कमल का फूल भी है, जो संविधान की जो मूल प्रति है। जब उसको उठा करके देखेंगे तो उसमें राम का भी चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का चित्र है, जलियांवाला बाग का भी चित्र है, और उसी में कमल का फूल का भी एक चित्र है। और उसी कमल के फूल के लिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे भी हैं, जो हमारा जो कमल का फूल रखते हैं। तब मुझको लगता है कि वास्तव में भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ। अभी तक संविधान में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। कितनी बार संशोधन हुआ, लेकिन हमको आपको लगता है अभी कुछ और करने की जरूरत है, ऐसे सोचते रहते हैं। लेकिन आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं तो आपसे केवल मिलने के लिए और निवेदन करने के लिए आया हूँ। मैं जब से त्रिपुरा में आया हूँ, त्रिपुरा को देख करके मुझको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन त्रिपुरा जैसा प्रदेश इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना दिव्य, और त्रिपुरा के लोग कितने अच्छे हैं, कल्पना नहीं की जा सकती है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, उतने अच्छे लोग त्रिपुरा। अभी तो बहुत कुछ त्रिपुरा में हो रहा है, बहुत सारी चीज चल रही है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन को आता है कि वास्तव में एक कुछ विषय आपको मैं दे करके जाना चाहता हूं। यहां तो क्रिमिनल केस करने वाले वकील भी होंगे, रेवेन्यू का केस भी करने वाले वकील होंगे, और कुछ सर्विस मैटर वाले भी देखने वाले वकील होंगे। सारा केस आप लोग लड़ते होंगे। लेकिन जो रेवेन्यू का केस है उसका 2-3 केस मैं आपको दे करके जाना चाहता हूं। वो केस कौन लड़ेगा और कैसे लड़ेगा, जरा उसके बारे में आप देखिएगा। कोई भी आता है, कहता है मेरी जमीन पर कब्जा हो गया, मेरे मकान पर कब्जा हो गया, आप सब लोग उसका केस ले लेते हो और लड़ते हो। व्यक्ति का केस आप लोग लड़ते हो। आप सब लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। जिस देश की आजादी की लड़ाई हम आप लड़ रहे थे, वह देश एक दिन बाद आजाद हुआ था, उसके एक दिन पहले पाकिस्तान बना था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन जो खींची गई, जो रेखा खींची गई, उस रेखा का क्या नाम था? उस रेखा का क्या नाम था?
देखिए, क्षमा करिएगा, आप लोग नाराज मत होना, गुस्सा मत होना, क्योंकि आप लोग बहुत मुकदमा लड़ते हो। उस रेखा का नाम था भारत और पाकिस्तान के बीच में 15 अगस्त 1947 को जो रेखा खींची गई, उसका नाम था रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, आप गूगल पे जाके देखोगे तो आपको रेड क्लिफ रेखा मिलेगी। लेकिन मेरे वकील मित्रों, भाई और बहनों, मेरी रेड क्लिफ रेखा को गायब कर दिया गया। अब भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक रेखा है जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल एक्ट, हम लोग एलओसी बोलते हैं। ये एलओसी कब आई, ये लाइन ऑफ कंट्रोल कब आया, आपको मैं एक केस दे करके जाना चाहता हूं। और एक केस इसलिए देना चाहता हूं, सबका केस तो आप लड़ते हो, लेकिन भारत माता का केस कौन लड़ेगा, इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं और आपसे कहना चाहता हूं, 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन, 72,400। आपको कल्पना करिए, मेरी बाउंड्री लाइन वहां पर थी और वहां से चल करके यहां चली आई, और मेरा 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसको आप पीओके कहते हो। आप सबको पता है, उसी पीओके में आतंकवादी अड्डे बने हुए हैं, जहां से आतंकी आते हैं और भारत में आतंक फैलाते हैं और चले जाते हैं। वो हमारी आपकी जमीन थी, लेकिन उस जमीन को हम लोगों ने उनको दे दिया। कैसे दे दिया, आपको मैं बताना चाहता हूं। इतिहास की कुछ तारीखें, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 21 अक्टूबर 1947 को भारत पर आक्रमण पाकिस्तान ने किया था। कबालाई वेश में पाकिस्तान की सेना आई थी। 28 अक्टूबर 1947 को भारत की सेना जम्मू कश्मीर पहुंची थी। जफराबाद से होते हुए उनकी सेना आगे बढ़ रही थी। हमारे लोग लड़ रहे थे। राजा हरि सिंह वहां के शासक थे, राजा थे। तब तक जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ नहीं था, क्योंकि उधर से लोग लगे थे और इधर से लोग लगे थे, और मामला बहुत गंभीर है। अगर किसी दिन आप समय दोगे तो 1 घंटे में मैं आपको जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास जरूर बताना चाहूंगा, कितना अत्याचार हमारे आपके साथ हुआ है। और जब भारत की सेना नहीं भेजी जा रही थी, तो आकर के परम पूजनीय गुरु जी, द्वितीय सरसंघचालक संघ के, उन्होंने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाकर के नेहरू जी से कहा, नेहरू जी सेना क्यों नहीं भेज रहे? आप सबको याद होगा, आदरणीय रतनलाल जी भाई साहब, 565 छोटी बड़ी रियासतें थी जब भारत आजाद हुआ था, और कहा गया इन रियासतों का विलय का काम कौन करेगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट के मीटिंग में तय हुआ, इन रियासतों का विलय का काम कौन देखेगा। सब ने प्रस्ताव किया कि रियासतों का विलय का काम उस तत्कालीन गृह मंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल देखेंगे। लेकिन नेहरू जी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सारी रियासतों का विलय का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देखेंगे, लेकिन एक रियासत का विलय का काम मैं देखूंगा। वो रियासत कौन सी होगी? वो जम्मू और कश्मीर होगी, जिसका काम नेहरू ने कहा मैं देखूंगा। और नेहरू जी के देखने के कारण से आज तक जम्मू कश्मीर का समाधान नहीं हो पाया, बाकी सारी रियासतों का समाधान हो गया, और उसी का परिणाम था। मैं ये घटना केवल बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, इतिहास के पन्ने में दर्ज है, और नहीं कुछ है तो गूगल पे जाके देख लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो क्या गया, 23 अक्टूबर 1947 को बाकायदे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर का विलय किया गया। कबालाई भेष में सेना चल दी। जिन्ना वहां से चाहते थे जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए। और आप सबको मैं बताना चाहता हूं, जब सेना नहीं जा रही थी तो 28 अक्टूबर 1947 को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी के पास पहुंचे, तो नेहरू जी ने कहा, सेना कैसे भेजूं, रेल की पटरी है नहीं, रेल जा नहीं सकता, और हवाई अड्डे पे बर्फ जमी हुई है, हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता, जहाज जा नहीं सकती, कैसे सेना भेजूं। उस समय हमारे संघ के लोगों ने कहा, आप सेना भेजने की तैयारी करिए, संघ का स्वयंसेवक हवाई अड्डे की बर्फ को साफ करने का काम करेगा। सेना भेजी गई। 29 अक्टूबर 1947 को सेना पहुंची। एक नाम मैं आपको बता रहा हूं,
जनरल करियप्पा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कमांडर इन चीफ। तीनों सेनाओं का प्रमुख एक व्यक्ति होता था उस समय, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सबका एक उनका नाम था जनरल करियप्पा। वो कहां के थे? कर्नाटक के रहने वाले थे। उस समय जनरल करियप्पा कमांडर इन चीफ थे। हमारी सेना पहुंची, उनकी सेना को पीछे खदेड़ना शुरू किया। पाकिस्तान की सेना पीछे हट रही थी। इसी बीच में नेहरू जी के पेट में फिर से दर्द उठने लगा और उन्होंने सीज फायर की तैयारी कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब तक पहुंचे तब तक आकाशवाणी पर समाचार आता है, घोषणा हो जाती है, सीज फायर, युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय कहा था, नेहरू तू बहुत पछताएगा। मेरे मित्रों, मेरे अधिवक्तागण, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात को कही। 1 जनवरी 1948, नोट करिए तारीख, सीज फायर कर दिया गया, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। जो सेनाएं जहां पर थी वहीं पर रुक गई और एलओसी बन गई, लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया और हमारी जमीन कट करके पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। और तब से भारत करा रहा है, बिलख रहा है और रो रहा है। नेहरू तो चले गए, लेकिन भारत आज भी किस स्थिति में है आप देख सकते हो। मुकदमा कौन लड़ेगा? इस केस का मुकदमा कौन लड़ेगा? मेरी लाइन कहां चली गई? मेरी बाउंड्री कहां चली गई? रेड क्लिप रेखा कहां चली गई? इस मुकदमे को लड़ेगा कौन? मैं दूसरा केस आपको देता हूं। मैं दूसरा केस देता हूं, विस्तार से नहीं जाऊंगा, बहुत 60 में देता हूं। 61 और 62 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ। और जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ, जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत और चाइना के बीच में एक रेखा खींची गई थी। उस रेखा का क्या नाम था? नो माय डियर, उस रेखा का नाम था मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा खींची गई थी भारत और चाइना के बॉर्डर पर। लेकिन 61 और 62 में युद्ध होता है। भारत का प्रधानमंत्री कबूतर उड़ा रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे। देखते देखते 32,300 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके चाइना के कब्जे में चली गई। मेरी मैकमोहन रेखा गायब हो गई। अब चाइना के बॉर्डर पे कौन सी रेखा है? अब चाइना के बॉर्डर पर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया। मेरी मैकमोहन रेखा गायब हो गई। मेरी मैकमोहन रेखा वहां थी, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा यहां आ गई। मेरी जमीन कट करके उनके कब्जे में चली गई और मेरा भारत 15 अगस्त 1947 को जिस रूप में आजाद हुआ था उस रूप में बचा नहीं। मेरी मां का बंटवारा हो गया, एक बार फिर से भारत बट गया। अभी आजादी के बहुत कम दिन बीते थे। 1947 में आजादी मिली, 48 में मेरी मां का फिर से बंटवारा हो गया, 47 में मेरी मां का बंटवारा हो गया, 48 में मेरी मां का बंटवारा हो गया, 62 में मेरी मां का बंटवारा हो गया। मेरे मित्रों, मेरी मैकमोहन रेखा का केस कौन लड़ेगा? मेरे रेड क्लिप रेखा का केस कौन लड़ेगा? 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन का केस कौन लड़ेगा? 32,300 वर्ग किलोमीटर जमीन का केस कौन लड़ेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिंध नदी के जल के बंटवारे में एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, पानी के बंटवारे। 2/3 से ज्यादा पानी पाकिस्तान को क्यों दिया गया? इस मुकदमे को कौन लड़ेगा? लियाकत समझौता हुआ, बहुत सारा पैसा भारत का पाकिस्तान को दिया गया, मेरा पैसा उनको क्यों दिया गया? इस मुकदमे को कौन लड़ेगा? 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान क्यों लगाया गया? धारा 370 क्यों लगी? 35A क्यों लगा? ताशकंद के समझौते में क्या हुआ? शिमला के समझौते में क्या हुआ? आजाद भारत के साथ इतना धोखा क्यों हुआ? मेरा मुकदमा कौन लड़ेगा? मेरी मां का मुकदमा कौन लड़ेगा? आप तो वकील हो, मैं तो आपके सामने केवल अपना मुकदमा लेकर के आया। मेरा मुकदमा कौन लड़ेगा? आप जरा तारीख को देखिएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में खड़े होकर के 11 सितंबर 1893 को क्या कहा था? पहला भाषण स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को दिया, दूसरा भाषण 13 सितंबर 1893 को दिया, तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को दिया, चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को दिया,
वेदांत का दर्शन कराया, भारत की संस्कृति सभ्यता संस्कार से दुनिया को परिचित कराया। 27 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अंतिम भाषण करके जब मंच के नीचे उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। उन्होंने सिद्ध किया कि दुनिया की संस्कृतियों में सबसे संस्कृति कहीं की है तो भारत की है। ये सिद्ध करने का काम स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद शिकागो में खड़े होकर के एक गुलाम भारत उस समय गुलाम था। लोगों ने कहा गुलाम देश के नागरिक को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बहन निवेदिता के कहने पे उनको अवसर दिया गया। एक गुलाम देश का संत, एक महात्मा, एक साफा बांध करके, एक साफा ओढ़ के, एक अचला लेके, ठंडक, शिकागो में कितनी ठंड होती है, वहां पहुंच करके भारत का मुकदमा, भारत का केस, भारत का पक्ष दुनिया के अंदर रखता है और मुकदमा जीत करके वापस लौट करके आता है। लेकिन भारत के लोग भारत का मुकदमा भारत में ही नहीं लड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? क्योंकि 400 साल की गुलामी अभी भी कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क पर गूंजती रहती है। हम मुकदमा अपना नहीं लड़ पा रहे। मेरी माँ का बंटवारा होता जाएगा, मैं देखता रहूंगा। मेरी माँ कटती रहेगी, मैं देखता रहूंगा। ये भारत माता का जयकारा किस लिए लगाते हैं आप? ये वंदे मातरम क्यों गाते हैं? ये जनगण मन क्यों गाते हैं? अगर मेरी माँ के साथ कोई अत्याचार करेगा और हमारे बीच में आके हम से बातचीत करेगा और हम आप सुनेंगे तो ये जयकारा झूठा है कि सच्चा है? एक है क्या? मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है? आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, 1887 में 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। 1901 में यहां पर चित्र लगा हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में पैदा हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे कम आयु के वाइस चांसलर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोकसभा में भाषण करते हुए 8 मई 1953 को लोकसभा में कहा नेहरू जी से, नेहरू जी परमिट सिस्टम समाप्त कर दीजिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहां जाने की परमिशन दे दीजिए। नेहरू जी के ऊपर चू नहीं रहेगा। उसके बाद डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू को ललकारते हुए कहा, आपके काले कानून को तोड़ने के लिए मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं, आपके अंदर ताकत है तो उनको रोक लीजिए। 9 मई 1953 को बाई ट्रेन जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्थान कर गए, पठानकोट पहुंच गए। 11 मई 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रावी नदी तट को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। उनकी गिरफ्तारी हो गई, 250 किलोमीटर दूर ले जाकर के जेल में रखा गया। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। परिणाम क्या हुआ? डॉक्टर मुखर्जी को भारत में गिरफ्तार नहीं किया, जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश वहां लागू नहीं होता था। यहां गिरफ्तार होते तो सांसद थे, वो छोड़े जा सकते थे। वहां गिरफ्तार किया, हत्या करने में आसानी हो। 22 जून 1953 को रात के 2:45 पर कौन सा इंजेक्शन दिया गया, क्या किया गया पता नहीं चला। अब 23 जून 1953 का सवेरा हुआ तो पता चला डॉक्टर मुखर्जी इस दुनिया में नहीं रहे। 24 जून 1953 को उनका दाह संस्कार पश्चिम बंगाल में किया गया। उस समय नारा लगा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। उसी समय नारा लगा। विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया, जम्मू हो या गुवाहाटी, अपनी धरती अपनी माटी। मेरे भाई और बहनों, मेरा भी दिल रोता है। मैं भी कभी कभी अपने से पूछता हूं, कैसी स्थिति बनती है? एक व्यक्ति निकल करके अपने प्राणों की आहुति देता है, अपनी बेटी को छोड़ता है, अपना परिवार छोड़ता है, दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति दुनिया से चला जाता है। किसके लिए? भारत माता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। और डॉक्टर मुखर्जी के मरने के बाद, शहीद होने के, बलिदान होने के बाद परमिट सिस्टम समाप्त हुआ। आज अगर अमरनाथ की यात्रा पे आप जाते हो, आज वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हो, आज अगर आप श्रीनगर घूमने जाते हो, अगर आप जम्मू कश्मीर जाते हो, तो सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इस महापुरुष का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मेरे मित्रों, हमको क्या आपको लगता है आजादी तो 47 में मिली और 53 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी? क्यों?
मुकदमा वो भी लड़े, वो भी अपनी माँ के ऊपर अत्याचार नहीं देख सकते। मैं कभी कभी सोचता हूं, मेरे मन को आता है वास्तव में मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार कैसे हुआ और क्यों हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले गए। 1905 में बंग आंदोलन होता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1911-12 में महात्मा गांधी का राजनीति में पदार्पण होता है, 1914-15 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन होता है, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड होता है, 1921 का असहयोग आंदोलन, 1922 का चौरी चौरा कांड, 1925 का काकोरी कांड, 1929 की पूर्ण स्वराज की घोषणा, 1930 का नमक आंदोलन, 1932 का एक दिन समझौता, 1934 में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान द्वारा पंजाब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बलूचिस्तान को मिला के पाकिस्तान का नक्शा खींच देना। 1940 में जिन्ना का घटना, जब पाकिस्तान के नीचे कोई समझौता नहीं होगा। मेरे मित्रों, आप सब लोग तो अच्छे से वकालत करोगे, अपने घर का लालन पालन करोगे, अपना परिवार अच्छे से चलाओगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्या होगा? मेरे भारत का क्या होगा? मेरे त्रिपुरा का क्या? बहुत केस आपने लड़ा है, बहुत लोगों को आपने न्याय दिलाया है। जिसका केस वकील ले लेता है पूरी शिद्दत के साथ, उसको न्याय मिलता है, उसको विजय मिलती है। बहुत गरीबों की आपने सेवा किया। मैं आज अपना केस लेकर के आपके बीच में आया। मैं भारत माता का केस लेकर के, मेरा भी केस लड़ दीजिए, मुझको भी न्याय दिला दीजिए। और जिन्होंने अत्याचार किया है, जिन्होंने भारत को बांटा है, काटा है, छांटा है, जिन्होंने मां के टुकड़े टुकड़े किए हैं, उनको सजा मिलनी ही चाहिए, उनको सजा मिलनी ही चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने सब कुछ किया है, भाषण करते, लोग भाषण करते, उनसे पूछो लश्कर तैयबा कहां से आया, उनसे पूछो जैसे मोहम्मद कहां से आया, उनसे पूछो, एक बार जरूर पूछना आप सबको, नक्सलवाद कहां से आया, उनसे पूछना पूरे भारत का आतंकवाद कहां से आया, उनसे जरूर पूछना एक बार, जो लोग आते हैं। मैंने भी 167 प्रश्न बनाया है, मैं भी पूछता हूं कि हेंडरसन को किसने भगाया, मैं भी पूछता हूं क्वात्रोची को किसने भगाया, मैं भी पूछता हूं कि भारत के अंदर पूरे भारत को जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा उतना लूटने का काम किसने किया, मेरी माँ को किसने इस तरीके से किया है, वो सारे प्रश्न हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, हजारों हजार प्रश्न, दिन तारीख के साथ प्रश्न हैं। मैं भी रोता रहता हूँ, बिलखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, चलता रहता हूँ और अपने मन की पीड़ा लोगों के बीच में करता रहता हूँ। आप सब वकील मिल गए, इसलिए आज हमने सोचा कि आपके लिए भी 2-3-4 केस मैं आपको दे के जाऊँ। मेरा केस लड़ दीजिए, मुझको न्याय दिला दीजिए, और एक बार इतने तेजी के साथ न्याय दिला दीजिए कि जिन्होंने अत्याचार किया है उनका पूरी तरीके से समापन हो जाए और सीपीएम और कांग्रेस मुक्त त्रिपुरा बन जाए। हाई कोर्ट में लड़ते हो, सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ते हो, सब डिवीजन में लड़ते हो, जरा जनता की अदालत में तो मेरा केस लड़ दीजिए, जनता की अदालत में मेरा केस लड़ दीजिए। आप लायर हो, आप अच्छे वकील हो, आप पढ़े लिखे हो, आप कई भाषाओं में बोल सकते हो, आप विषय को अच्छे से रख सकते हो, मेरा केस लड़ दीजिए। और जो लोग चौराहे पे भाषण करते हैं ना, उनको पकड़ के पूछिए ये कैसे हुआ, रेडक्लिफ रेखा कहाँ गई, मैकमोहन रेखा कहाँ गई, ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ से आया, ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ से आया, एक बार पूछो तो। अगर कोई उत्तर दे दे तो मुझसे मिलकर मुझको बताना, मैं यही त्रिपुरा में हूं। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे, कोई उत्तर नहीं देता है, वोट मांगते हैं। मेरी माँ को छलोगे, मेरी माँ को बांटोगे, मेरी माँ को काटोगे, डिवाइड एंड रूल करोगे और उसके बाद हम ही से वोट मांगोगे, कैसा लगता है? मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आज रविवार है, आज कौन सा दिन है? संडे। संडे क्या होता है, किसका दिन होता है? सूर्य भगवान का। संडे सूर्य भगवान का दिन होता है और इस सूर्य भगवान के दिन पे
पहली बार जब सूरज निकला था ना, ज्योतिष में जब जाओगे, कोई पंडित जी से मिलोगे, कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य मिलेगा तो आपको बताएगा कि ये सृष्टि की जिस दिन रचना हुई थी ना, वो पहला दिन, इसीलिए सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है और अंतिम दिन शनिवार होता है। आप जब कैलेंडर में जाओगे, गूगल पे जाओगे, बाकी जगहों पे जाओगे तो आपको फर्स्ट डे जो मिलेगा वो संडे मिलेगा और लास्ट डे जो मिलेगा वो सैटरडे मिलेगा। इसलिए सृष्टि की रचना जो हुई थी वो रविवार को हुई है। सूरज जो पहली बार निकला था आज से 1,58,05,121 वर्ष पहले जब पहली बार धरती पर आया था तो दिन भी रविवार था। आज का दिन भी रविवार है, इसलिए हमको आपको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आज भगवान सूर्य का दिन है। प्रकाश आना चाहिए, प्रकाश आना चाहिए। और आप लोग कोट पहन के बैठते हो, कौन सी कोट पहनते हो? कौन सी कोट पहनते हो? काली कोट, ब्लैक कोट। अभी मैं दादा से कह रहा था ये ब्लैक कोट लेकर के आए, क्योंकि वकीलों के बीच में आ रहे तो ब्लैक। हमने कहा ये तो जादू का साल दिखाई पड़ रहा है। ये काला क्या है? ये ब्लैक क्या है? ये ब्लैक शनि का देवता है, शनि का देवता है। और शनि कौन है? वो न्याय का देवता है, वो न्याय देता है। ये ब्लैक जो है शनि का देवता है और शनि जो है न्याय का देवता है। और शनि गलत काम कभी बर्दाश्त नहीं करता है। और लेकिन काले के नीचे आप सफेद भी पहनते हो और पट्टी सफेद सफेद लगाते हो। ये क्या है? ऊपर से काला, नीचे से सफेद, बहुत अच्छा है। ये चंद्रमा का द्योतक है, ये पवित्रता का द्योतक है, ये शुद्धता का द्योतक है। और इसीलिए तो सबको न्याय दिलाते हो, क्योंकि शनि के रूप में आते हो और चंद्रमा के रूप में शीतलता देकर के चले जाते हो। सबको न्याय दिलाते हो, सबको न्याय दिलाते हो। मैं आपसे कहूंगा मित्रों, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, मरना तो सबको एक न एक दिन है, सब मरेंगे, कोई अमर होके नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम मृत्युलोक में हैं, मृत्युलोक में। मृत्युलोक में तो जो आया सबको जाना, मरना सबको है, कोई आज, कोई कल, कोई परसों। लेकिन अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प है। इसलिए मेरे यहाँ एक भगवान तुलसी बहुत अच्छा कहते हैं। अंग्रेजी की एक लाइन है बहुत प्यारी सी, मैन इज बॉर्न नेकेड एंड स्टेशनलेस। दुनिया में कोई पैदा हुआ, हर कोई नंगा पैदा हुआ, कोई कपड़ा पहन के नहीं पैदा हुआ। अब कोई मंत्री का पद लेके नहीं पैदा हुआ, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के नहीं, सब लोग एक समान ही पैदा हो। लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जश करे तो तस फल चाखा। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा कर्म के बारे में? भगवान कृष्ण का भी अद्भुत उद्बोधन। और इसलिए 3 बातें कही कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करे तो तस फल चाखा। दूसरा उन्होंने कहा, हुई है सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। और तीसरा कहा कि करे करावे बंजे सोई, उमा राम गति लखान कोई। हम आप सोचते होंगे कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ परमपिता परमेश्वर कर रहा है। उस भगवान को ध्यान में रखिए और इसलिए ठीक से अपना काम करना, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो शिविनः चत्वारि वर्ष वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबला। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि वहन्ति नद्याश्वमेव वनाभ्याश्वमेव न खादन्ति फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षित नात्महेतो परोपकाराय सताम विभूते। और इसीलिए हम माँ की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, चींटी को आटा खिलाते हैं, नाग को दूध पिलाते हैं, सिंह की पूजा करते हैं, गौ को गौ माता करते हैं, तुलसी के बिरुवा पर दीपक जलाते हैं, पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधते हैं और हम अपने माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लेकर के अपने काम में प्रस्थान करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग को शिवपुर राजा। ये सब बातें अगर आप करते हो तो सौगंध है आपको भारतीय भारतीयता की, संस्कृति और संस्कार की, धर्म और विचार की। मेरे मित्रों, बहुत कुछ त्रिपुरा के लिए किया गया। 5 साल में जितना 50 साल में नहीं हुआ, उससे ज्यादा 5 साल में हुआ। 5 साल के अंदर आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरे लखनऊ में आइए, आपको 2 एरोप्लेन मिलेगा। यहां पर कितना है?
आज की तारीख में यहाँ पर एरोब्रिज 3 नहीं है भाई साहब, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, 4 है, 4 है। और मेरे लखनऊ में मेरा उत्तर प्रदेश जानते हो कितना बड़ा है? मेरा उत्तर प्रदेश आज की तारीख में पॉपुलेशन, अभी गणना होगी तो बढ़ जाएगा, अभी की पॉपुलेशन 25 करोड़ की है। अब आप कल्पना करो, वहां पर 2 एरोब्रिज है भाई साहब और यहां पर 4 है। इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसने बनाया? किसने बनाया? कितने में बना? 450 करोड़। और पहले त्रिपुरा के लोगों को एक ट्रेन नहीं मिलती थी, अभी कितनी फास्ट ट्रेनें मिल रही हैं। पहले त्रिपुरा से 2-3 फ्लाइटें जाती थी, यहां त्रिपुरा से 28 फ्लाइटें जा रही, 28। अब त्रिपुरा एयर कनेक्टिविटी के मामले में एकदम पूरे भारत और दुनिया से जुड़ रहा है। रेल कनेक्टिविटी के मामले में हमारा त्रिपुरा नंबर की स्थिति में जा रहा है। अभी 10,500 करोड़ नितिन गडकरी जी ने नेशनल हाईवे के लिए दिया। इसके पहले 17,500 करोड़ आ चुका। सारा नेशनल हाईवे बन रहा है, स्टेट हाईवे बन रहा है, डेवलपमेंट गजब का हो रहा है। लोग कहते हैं कि अमेरिका का जो विकास है, दुनिया के देश जो डेवलपमेंट देश है, उसका मुख्य कारण वहां की सड़कें हैं और हमारे त्रिपुरा की भी सड़कें नंबर 1 की होती जा रही है। तो मेरे भाई और बहनों, मोदी जी ने कोविड में फ्री में वैक्सीनेशन दिया, फ्री में दवाई दिया, फ्री में राशन दिया, फ्री में इलाज दिया, फ्री में जांच दिया, चलने के लिए सड़क दिया, पीने के लिए पानी दिया, जलाने के लिए बिजली दिया, गैस का कनेक्शन दिया, किसानों के लिए 2.5 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, 3 लाख गरीबों को आवास दिया, 4.5 लाख लोगों के घरों में शौचालय बनवाया और एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी का जाल बिछाया। तेजी से मेरा त्रिपुरा बदल रहा, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए त्रिपुरा को नंबर 1 का राज्य बनाना है, कमल का फूल खिलाना है, भाजपा को लाना है, फिर से अपनी सरकार। मेरे सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है, अगर आपको पूरे त्रिपुरा में कोई आदमी मिले और कहे, चैलेंज करे कि मैं त्रिपुरा के डेवलपमेंट पर बहस करना चाहता हूं भाजपा से, किसी दल का, तो आप कर लेना। अगर कोई कमी रह जाए तो मंडल सिंह को बता दूं, मैं यही कहूंगा। आप त्रिपुरा को अच्छा जानते हो, गोमती नदी भी त्रिपुरा में है, हमारा माँ त्रिपुरेशी भी त्रिपुरा में। कितना सुंदर मंदिर माँ का बन रहा है, कभी आप जाओ देखो कैसा बन रहा है। राम मंदिर भी बन रहा है और माँ त्रिपुरेशी का मंदिर भी बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म, विचार, संस्कृति, संस्कार, अध्यात्म, वाणी, विचार, सभ्यता, संस्कार सबको लेकर के चलती है और इसीलिए मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, त्रिपुरा को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अष्टलक्ष्मी का पूजन किया। अष्टलक्ष्मी, मेरा नॉर्थ ईस्ट सबसे सुंदर है। अगर सूरज को आप रोक दीजिए ना, तुम्हारे लखनऊ में तो प्रकाश ही नहीं हो पाएगा, सूरज इधर से ही निकलता है। हर तरीके से मेरा त्रिपुरा बहुत सुंदर है। आप सब लोग बहुत, लेकिन मेरे त्रिपुरा को बहुत बर्बाद किया। अब समय आ गया है, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अपने देश के लिए, कमल के फूल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए, डॉक्टर मानिक साह के लिए, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक सुंदर त्रिपुरा। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, हे पिताजी, हे पापा, हे डैडी, हे मम्मी, कैसा त्रिपुरा आपने बनाया? इतना अच्छा त्रिपुरा बना के जाइए कि जिससे जनरेशन भी कहे, नेक्स्ट जनरेशन कहे, नहीं मेरा त्रिपुरा सबसे अच्छा त्रिपुरा है। एजुकेशन भी अच्छा है, डेवलपमेंट भी अच्छा है, रोजगार भी है, आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली बने। पर कैपिटा इनकम त्रिपुरा की 2 गुनी हो गई 5 सालों में। हमारे किसानों की आय 2 गुना हो गई, सब कुछ हो रहा। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, समय बहुत हो गया है, क्योंकि मुझको जाना भी है, मैं साउथ जिले में जा रहा हूँ बैठक के लिए। लेकिन आपसे मिलकर मुझको बहुत खुशी है, बहुत आनंद आया। आप सबको मेरा प्रणाम। बस निवेदन केवल इतना है, मेरा केस जरूर लड़ देना, अच्छे से लड़ देना। और एक बात जरूर कहूँगा, रेवेन्यू का केस बहुत दिन तक चलता है, लंबा चलता है, लेकिन हमारे पास लंबा समय हाँ, नहीं, मैंने आपको भेज रखा भैया, मुझको बोल जल्दी दीजिए वो नहीं लोग वहीं। इसलिए लंबा मत करना। बस इसकी तारीख आ गई है, इसी तारीख में केस फाइनल कर देना। जिन्होंने गड़बड़ किया उनको सजा सुना देना, उनको सजा अच्छे से दिला देना और कमल का फूल खिला देना, भाजपा को ला देना। और इसलिए जोरदारी से जयकारा मेरे हाथ लगाइए, मेरे साथ लगाइए। आप लोगों को
बीजेपी का जयकारा बोलने में कोई बुराई तो नहीं है, कोई परहेज तो नहीं है? बहुत अच्छा। तो जरा जोरदारी से जयकारा लगाइए, दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की जय। अभी भी रतनलाल जी भाई साहब ने बोला कि पंजा नहीं दिखाना, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कई भी लोग हैं, कहीं कहाँ चला, कहीं भारत में, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, सताए भारत, किरदार भारत, कमजोर भारत। अच्छी छवि बनाई है, भ्रष्टाचार की जंगली है। मुद्राकान स्टॉक घोटाला का, न्यूज घोटाला का, बस घोटाला का, चीनी घोटाला का, सांसद खरीद घोटाला का, घोटाला का। आप लोग 10 से ताली बजा रहे हो, अभी 250 है, कम से कम सुनते तो जाइए। तो जयकारा लगाएंगे, संकल्प लेकर के जाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, और न सोएंगे न सोने देंगे। जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागत प्राप्त वरान बोधक, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक विश्राम मत करो। और इसलिए उनके भावनाओं को ध्यान में रखेंगे और जोरदारी से जयकारा बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, डॉक्टर मानिक शाह, सभी वक्तागण, सभी वक्तागण, त्रिपुरा की जनता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।